आज शिल्पा की अंतिम क्रिया में जाकर वापस आया था। 4 दिन पहले ऑफिस से निकलते समय एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। क्या मेरी बात सुलभ अंकल से हो रही है? हाँ, सुलभ बोल रहा हूं। आप कौन? अंकल, मैं नवोदित, आपकी दोस्त शिल्पा मेरी मां थी। मां थी मतलब? अंकल, मां अब नहीं रही। थोड़ी देर पहले वो गुजर गई। कुछ समय से बीमार चल रही थी। अंतिम वक्त में उन्होंने आपकी चर्चा करते हुए कहा था कि उनकी मौत की खबर आपको जरूर दी जाए और आप उनका अंतिम दर्शन कर सके। ये उनकी ख्वाहिश थी। हम कल उनको आपके आने तक रखेंगे। कहते हुए नवोदित की आवाज भर्रा गई। मुंबई 1000 किलोमीटर की दूरी। मैंने फ्लाइट का टिकट निकलवाया और अगली सुबह उस शख्स के अंतिम दर्शन को निकल पड़ा जिससे पहले कभी नहीं मिला था। शिल्पा मेरी फेसबुक फ्रेंड थी। हमारी 4 साल की दोस्ती जो सदा एक दायरे में रही। कभी हमने इस दायरे को पार करने की कोशिश नहीं की। उन 4 सालों में एक खास पीरियड को छोड़कर मेरी उससे बहुत कम बार बातें हुई थी और वो भी कुछ मिनटों की औपचारिक बातें। यही खास पीरियड हमारी दोस्ती हमेशा के लिए टूटने की वजह भी बना। ये दोस्ती हम दोनों के लिए बेहद खास थी, जिसमें न उम्र का बंधन था और ना ही हमें एक दूसरे के अविवाहित विवाहित होने से कोई फर्क पड़ता था। हमने एक दूसरे को पाने या जिंदगी में कभी मिल पाने की ख्वाहिश ही नहीं पाली थी। बस एक दूसरे को शिद्दत से चाहे जा रहे थे। मैं एक बार उसके शहर से गुजरा पर जानबूझकर मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि अगर हम मिलेंगे तो फिर हमारी बेताबी बढ़ेगी। मैं एक बच्चे की मां शिल्पा की शादीशुदा जिंदगी में कोई खलल नहीं डालना चाहता था। पर सच कहते हैं, इश्क पर कोई जोर नहीं चलता, वक्त बहुत बलवान होता है। शादी की जिम्मेदारी से भागने वाला मेरे जैसा इंसान जो रुचि के साथ 5 साल लिव इन में रहते हुए मानसिक रूप से जुड़ जाने के बाद भी उससे शादी के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। अब वो अपने से 8 साल बड़ी शिल्पा से शादी के सपने और उसके साथ जिंदगी जीने की ख्वाहिशें पालने लगा था। रुचि के साथ रहते हुए जो करीबी उसके प्रति महसूस करता था, अब वही भाव मेरे मन में 1000 किलोमीटर दूर रहती शिल्पा के लिए पनप चुके थे। हमारे प्यार ने उन सारी बातों को झुठला दिया था जिसमें कहा जाता है कि किसी को बिना देखे प्यार नहीं हो सकता। कौन कहता है कि प्यार बस एक बार होता है? मुझे दूसरी बार प्यार शिल्पा से हो चुका था। मानसिक रूप से मैं शिल्पा के काफी करीब आ चुका था। पूरी तरह अलग अलग सोच रखते हुए भी हम एक दूसरे को समझने लगे थे। कभी कभी 2-3 पंक्तियों का इनबॉक्स चैट शब्द कम होते थे और भाव ज्यादा। इसकी वजह मेरा अंतर्मुखी होना और शिल्पा में पहल करने की हिचक थी। एक बार मैंने उसे आई लव यू भेजा था। उसका जवाब आया, अभी तुम्हें जवाब नहीं देकर तुम्हारे शब्दों में निहित भाव को जीने का जी चाह रहा है। मुझे भी। बस इतना लिखकर मैं लॉग आउट करके बाहर निकल आया, क्योंकि उस वक्त इससे ज्यादा बातें करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। अपने को मजबूत और मस्त मौला मानता मुझ जैसा इंसान अक्सर शिल्पा को सोचकर खुद को कमजोर पाने लगता था। अगर एक बार भी वो खुद मेरे साथ आने की इच्छा जता देती तो शायद मैं हर किसी से लड़कर उसे अपने साथ ले आने की हिम्मत दिखा देता। पर उसकी समझदारी और परिपक्वता उसे ऐसा कभी नहीं करने देगी। यह मुझे भी पता था और सच तो वही था कि मुझे उसकी यही परिपक्वता भा गई थी। एक बार मैंने उससे पूछा था, शादी से पहले किसी से प्यार हुआ था तुम्हें, या शादी के बाद डायरेक्ट अपने पति से ही प्यार किया? हालांकि ये बात मैंने मजाक में कही थी, लेकिन उसने जवाब बेहद संजीदा होकर दिया था। उसने कहा, शादी के पहले मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ, क्योंकि मैं इन सब बातों को बेकार की बातें समझती थी। अगर किसी की तरफ मानसिक झुकाव भी होता तो मैं अपने उस भाव को दफन करने की कोशिश करती, लेकिन इसकी वजह मेरी शराफत नहीं होती, बल्कि लोग क्या सोचेंगे ये भय और हिचक होती। हमारे यहां शादी घर के पुरुष तय करते हैं। आमतौर पर शादी के पहले लड़कियां अपने होने वाले पति को नहीं देखती। अब ये सोच काफी हद तक बदली है, लेकिन मेरी शादी के समय लड़की या लड़के की राय लेना उनके
होने वाले जीवन साथी से मिलवाना जरूरी नहीं समझा जाता था। कभी कभी वही सोचती हूं कि इन 15 सालों में लोगों की सोच कितनी बदल गई है। इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मुझे पहला प्यार मेरे पति से हुआ। उसे प्यार नहीं, एक दूसरे का ध्यान रखना, जीवन साथी की चिंता करना और जीवन से समझौता करना कहते हैं। प्यार तो वो होता है जब किसी के बारे में सोचकर दिल में भावनाएं हिलोरें लेने लगे, दिन रात उसी के बारे में सोचने को इंसान विवश हो जाए, उसकी सोच को गुनगुनाता चले और उससे दूर होने की बात को सोचकर एक खूक, एक टीस सी हो इस दिल के अंदर। मुझे पहला प्यार उम्र के चौथे दशक के उत्तरार्ध में हुआ है, और जिससे हुआ है मुझे नहीं लगता कि उस शख्स के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत है। काश ये सब बातें वो मुझसे रूबरू होकर कहती तो पता नहीं इन बातों का उस वक्त मेरी हरकतों पर क्या असर होता। उस पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसके लिए मेरे मन के भाव जब इस तरह मेरी सोच पर कब्जा करते तो उस वक्त मुझे कोई जवाब ना देकर उसे अपने साथ जीने की इच्छा होती और लॉग आउट करके मैसेंजर से बाहर निकल जाता था। मुझे लगने लगा था कि अब तक की जिंदगी में सबसे सही फीमेल मुझे अब मिली है। यही है वो शख्स, वो लड़की जो मुझ जैसे अलहदा इंसान को प्यार से संभालकर जिंदगी के प्रति संजीदा बना सकती है। मैं उसके प्रति काफी कमजोर बनता जा रहा था। उसकी पोस्ट पर आते खूबसूरत कमेंट कई बार मुझे टोकने को विवश कर देते और मेरी बात मानकर वो उन कमेंट्स को डिलीट कर देती। जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे और वो लोगों के बीच लोकप्रिय होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके मामले में मेरी पुरुषवादी सोच मुझ पर हावी होती जा रही थी। इन्हीं सब वजहों से हम दोनों कई बार एक दूसरे की मित्रता सूची से दूर भी हुए और फिर जुड़ जाते थे। अमित्र होने की स्थिति में भी अगर कभी कोई मैसेज भेजता तो दूसरा उसका एक रिप्लाई जरूर देता। कुछ इस तरह चल रही थी हमारी दोस्ती। पिछले कुछ सालों से हमारे बीच कोई संवाद नहीं हुआ था। अचानक नवोदित का फोन आना, इस खबर ने मुझे झकझोर दिया था। कैसा प्यार था मेरा, अपने ही प्यार का अंतिम दर्शन, जिसका पहला दर्शन मैंने कभी किया ही नहीं। वहां से निकलते वक्त नवोदित ने एक बंद लिफाफा देकर मुझे बोला, मम्मी ने कहा था कि यह आपको दे दो। मैं वो लिफाफा लेकर बालकनी में आ गया। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शिल्पा का एहसास बूंदाबांदी की शीतलता पर भारी पड़ रहा था और इसका बोझ मेरे दिल को अपने दर्द से सर्द बना रहा था। मैंने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। सुलभ, इधर उधर की बातें नहीं करके मैं पहले सीधे मुद्दे की बात पर आती हूं। तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी जायज है। आखिर तुम्हें आर्थिक मदद की उम्मीद देकर तुमसे वादा खिलाफी जो की है मैं और लोगों की तरह ऐसी स्थिति के लिए मजबूरी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। सच तो यह है कि हमारी 4 साल की दोस्ती में हमने फोन पर 3-4 बार ही बातें की, जबकि उस खास पीरियड 6-7 दिन में हमारी 6-7 बार बातें तो हो ही गई होंगी। हर बातचीत ने मुझे तुम्हारी आर्थिक तंगी की जगह मेरे लिए बेताबी का आभास कराया। ऐसा लगता था कि मेरा यह दोस्त जो पहले यह कहता था कि सच्चे प्यार को मिलने की जरूरत नहीं होती, अब मेरे प्रति जरूरत से ज्यादा आसक्त होता जा रहा है। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पैसे लेने के लिए तुम्हें अपने आदमी को मेरे घर भेजने को कहा तो तुम टाल गए। तुमने कहा जब मैं किसी को भेजूंगा तो तुम अपने घर से बाहर आकर उन्हें पैसे देना। उन दिनों तुम्हारी बातें, तुम्हारी बेसब्री तुम्हें पूरी तरह बदला हुआ बता रहे थे। तुम में मुझे मेरा वो सुलभ नजर नहीं आ रहा था जिसने मुझसे प्यार किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम अब मुझे पाना चाहते हो। प्यार की परिभाषा तुम्हारे लिए बदल चुकी थी। जिस सुलभ ने 4 साल में मुझसे उतनी कम बार बातें की, वह अब दिन में 3-4 बार बात करने लगा था। हर दफा तुम मुझे बेहद बेसब्र प्रेमी नजर आते थे। मुझे लगा कि तुम अब मुझे किसी भी कीमत पर अपने पास बुलाना चाहते हो, क्योंकि मेरा जो दोस्त आज तक सबको पैसे देता आया है, कभी किसी की सहायता से पीछे नहीं हटा, वो मेरी सहायता चाह रहा था और वो भी घर से बाहर निकलकर पैसे देने को कह रहा था। अपने प्रेम को पाने की खातिर अगर तुम्हारे भेजे आदमियों द्वारा मैं किडनैप कर ली जाती तो सब मेरे चरित्र पर उंगली उठाते
और मेरा प्रेम पवित्र होते हुए भी मैं अपने को बेगुनाह नहीं साबित कर पाती। अपने परिवार से चाह करके भी मैं फिर कभी नहीं मिल पाती। मेरा परिवार जीते जी सामाजिक उपहास का शिकार होता। ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे खुश रह सकती थी? और अगर खुद मैं खुश नहीं रहती तो फिर तुम्हें कैसे खुश रख पाती? यही सब सोचते हुए मैंने उस समय की अपनी मजबूर परिस्थिति तुम्हारे सामने रख दी थी, बिना ये बताए कि मुझे उस वक्त की तुम्हारी बातें हजम नहीं हुई थी। उस वक्त मुझे तुम्हारी आर्थिक जरूरत से ज्यादा मेरे प्रति तुम्हारी बेसब्री नजर आई थी। तुम नाराज होकर मुझसे दूर हो गए थे, फिर भी मुझे पता है कि हम दिल से सदा एक दूसरे के सच्चे शुभचिंतक रहे। ये पत्र शायद तुम्हें मेरे नहीं रहने के बाद मिले। अगर मेरा अंदेशा गलत हो तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी शिल्पा। उफ, तो ये बात थी तुम्हारे अपने वादे से पीछे हटने की। आज अगर तुम इस दुनिया में होती तो सचमुच मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि तुम्हारी एक समझदारी ने तुम्हें मुझसे सदा के लिए दूर कर दिया। परंतु अब तुम पर गुस्सा करके भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे लिए सबसे कीमती तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा अंदेशा बिल्कुल सही था शिल्पा। मैं उन दिनों में तुम्हारे लिए सचमुच बहुत बेताब हो चुका था। तुम्हें सदा के लिए अपने पास बुलाना चाहता था, परंतु मैं जानता था कि तुम जैसी औरत अपने इस दोस्त के लिए जानबूझकर अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ोगी। तुम में मैंने सदा एक समर्पित पत्नी और ममताबाई मां की छवि देखी है। इसलिए मैं तुम्हें किडनैप करवाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार अगर तुम मेरे पास आ गई तो अपनी उस पुरानी जिंदगी में चाहकर भी कभी नहीं जा पाओगी और हमेशा के लिए मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। मैं अपनी चाहत के पीछे खुद को बिल्कुल बेबस और लाचार पा रहा था। कभी तुमने मुझसे अपने परिवार की शिकायत नहीं की, जबकि अधिकतर महिलाएं शादी के बाद हुए प्रेम की स्थिति में अपने प्रेमी के सामने अपने पति की शिकायतों का पुलिंदा खोल कर बैठ जाती हैं। तुम्हारे अपने परिवार के प्रति समर्पण से मुझे प्यार रहा शिल्पा, और हमेशा रहेगा। तुम जैसी पत्नी बहुत किस्मत वालों को नसीब होती है शिल्पा। मैं तुमसे दूर होते हुए भी तुम्हें अपने बाहुपाश में लेकर जीता था। अब बारिश तेज हो गई है और मौसम ठंडा। तुम्हारे ख्यालों को फिर से जीने की तलब जागी है। आज की रात भादों की छड़ी में दर्द के समंदर में गोते लगाकर तुम्हें नई नवेली दुल्हन बनाकर तुम्हारे साथ जीऊंगा। जिस वक्त ने मुझे मेरी शिल्पा को मेरे पास आने से रोका, आज उसी वक्त को साक्षी बनाकर अपने अरमानों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये कहानी मीनाक्षी सिंह की है। मीनाक्षी सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंध रखती हैं। ये राजनीतिक विज्ञान से परास्नातक हैं और लेखन की तरफ इनका रुझान किशोरावस्था से रहा। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख प्रकाशित होते रहे हैं। इनकी लेखनी सच और बेबाकी के खूबसूरत समन्वय के साथ खोखले सामाजिक उसूलों पर करारा प्रहार करती है और इंसानी रिश्तों की मनोवैज्ञानिक परख करते हुए नए सिरे से सोचने को प्रेरित करती है। इनका एक कविता संग्रह बस तुम्हारे लिए प्रकाशित हो चुका है और अब दूसरी किताब मुट्ठी भर आसमान के नाम से कहानी संग्रह के रूप में उपलब्ध है।